हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अगस्त के करेंट अफेयर्स। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से करेंट अफेयर्स का पीडीएफ ले लेंगे। आज के वीडियो में हमें कई सारे अमेंडमेंट बिल्स पे डिस्कशन करना है जिनको रिसेंटली पार्लियामेंट से पास किया गया है, लोकसभा या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। उन सारे बिल्स पे आज हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी कुछ नया जानने को और सीखने को आपको मिलने वाला है और कुछ पॉलिटी के आर्टिकल्स के बारे में भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। सो वीडियो को आराम से शांति से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट वीक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में सेलिब्रेट किया गया, जिसका स्लोगन था या जिसकी आप थीम बोल सकते हैं वो थी सी इट, से इट एंड सिक्योर इट। बेसिकली देखिएगा, एविएशन जो हमारा सेक्टर होता है उसको हमें इन्हांस तो करना ही है, लेकिन जब हम एविएशन सेक्टर के बारे में बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एयरपोर्ट में कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। इनफैक्ट पैसेंजर को भी एडवाइस किया जाता है कि अपने साथ कौन से आइटम्स को कैरी करना है या कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको आपको कैरी नहीं करना है ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग। और एविएशन जो सेक्टर है उसमें बेसिकली सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर रन किया जा रहा है। अक्षय एयरलाइंस एंड द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इन दोनों ने मिलकर बेसिकली एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक को ऑर्गेनाइज किया 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बताया गया कि डेली 10 लाख पैसेंजर जो हैं वो ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट इन इंडिया में, जिसके लिए टैगलाइन क्या थी, जैसा कि मैंने बताया, सी इट, से इट एंड सिक्योर इट। डन। अब पहले बात करते कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। तो फर्स्ट नंबर पे हैं डी गुकेश। इनके बारे में आप सभी को पता है, एक बहुत ही शानदार चेस प्लेयर है और अब तो ये इंडिया के फर्स्ट नंबर के चेस प्लेयर बन गए और इन्होंने पीछे छोड़ दिया है विश्वनाथन आनंद को। अब एक छोटी सी लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, ये टॉप 5 इंडियन चेस प्लेयर हैं। ओके, तो डी गुकेश फर्स्ट नंबर पे है और इनकी जो रैंकिंग है या इनका जो स्कोर है वो 2755 है। सेकेंड नंबर पे पहुंच गए हैं विश्वनाथन आनंद, इनका नाम आपको याद रखना है। थर्ड नंबर पे है विदित गुजराती। तो अगर पूछा जाए कि विदित गुजराती किस गेम से हैं तो आंसर हो जाएगा चेस खेलते हैं। पेनतला हरिकृष्णा, ये भी चेस प्लेयर है। और आर प्रज्ञानंदन, इनका नाम भी आप लोग ने कई बार सुना होगा, ये भी चेस प्लेयर है। ओके, सो डी गुकेश बिकम द इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर, ओवरटेक विश्वनाथन आनंद। तो डी गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया और भारत के सबसे बड़े या टॉप जो है वो चेस प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली फिडे वर्ल्ड कप 2023 में भी पार्टिसिपेट किया था और थर्ड राउंड में जीत भी हासिल की थी। इनकी जो रेटिंग है वो 2755.9 है, जैसा कि मैंने बताया। अगर हम ग्लोबल या लाइव रैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो 9th पोजीशन पे ये है और इसके अलावा विश्वनाथन आनंद ग्लोबल लेवल पे 10th पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे, ये जो दिख रहे हैं ये है पुनीत चंडोक। इन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में परिचालन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। इंग्लिश में भी देखेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट अपॉइंट्स पुनीत चंडोक टू लीड इंडिया ऑपरेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने इंडिया ऑपरेशन को कंडक्ट कराने के लिए हेड बनाया है पुनीत चंडोक को। वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं बेसिकली साउथ एशिया के रीजन में। इनका जो टेन्योर है वो 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेशन को कंडक्ट कराने की, वो साउथ एशियन कंट्रीज जिसमें इंडिया के अलावा बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एंड श्रीलंका शामिल है। ओके, नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है। हम बात कर रहे हैं एक मराठी पोइट जिनका नाम है नामदेव धोटो महानोर। पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 80। पुणे महाराष्ट्र में इनकी डेथ हो गई है। ये बेसिकली पॉलिटिशियन भी थे क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं एक तरीके से। इसके अलावा पॉलिटिशियन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, आपको भी सबको पता है, जो विधान परिषद होती हैं उनमें आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़े हुए लोग जो हैं वो चुने जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, राइट।
तो ये मेंबर थे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के। इसके अलावा इनका जो बेसिक पेशा था वो पोइट्री करने का था, लिटरेचर से एसोसिएटेड थे, इन्होंने कई सारे मराठी सॉन्ग्स को लिखा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्हें लिटरेचर की फील्ड में अपने कंट्रीब्यूशन करने के कारण पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 1991 में। अब एक छोटी सी जानकारी देती हूँ मैं अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिएगा, हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसमें दो हाउसेज होते हैं, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा, क्योंकि इंडिया जो है वो बाई कैमरल सिस्टम पे काम करता है। वैसे ही हमारा जो स्टेट है, स्टेट में भी कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें दो हाउसेज होते हैं। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जिसको हम विधानसभा कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जिसको हम विधान परिषद कहते हैं, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। द स्टेट कैन ऑल्सो हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एडिशन टू लेजिस्लेटिव असेंबली। किस आर्टिकल में ये बात मेंशन है? आर्टिकल 169 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है। अभी प्रेजेंट अगर सिनेरियो देखते हैं तो 6 ऐसे स्टेट हैं, 6 इंडियन स्टेट हैं जिनके पास दोनों हाउसेज है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। वो कौन से स्टेट है? तो अगर हम बात करेंगे पहले साउथ में, आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों साथ में हुआ करते थे, कभी 2014 में अलग अलग हो गए, बिछड़ गए बेचारे। नेक्स्ट है यूपी बिहार, ये लोग भी साथ में ही चलते हैं। फिर महाराष्ट्र कर्नाटका, दोनों पड़ोसी हैं, तो महाराष्ट्र कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये वो 6 स्टेट है जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास भी हुआ करते थे, लेकिन 370 के बाद जो है अब वहां पर विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। इसके अलावा 2020 में आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था। इनका कहना था कि ये अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को, अपनी विधान परिषद को डिसॉल्व करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये डिसीजन पेंडिंग है पार्लियामेंट में। डन है इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम जस्टिस जी रोहिणी कमीशन के बारे में। तो फाइनली यहाँ पे ये है जस्टिस जी रोहिणी, जो कि कमीशन की हेड थी, इसलिए इस कमीशन का नाम रोहिणी कमीशन रखा गया। और रोहिणी कमीशन ने 6 सालों के बाद, 6 इयर्स के बाद अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी। ओबीसी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ओबीसी एक बहुत बड़ी क्लास है जिसमें 5000 से ज़्यादा आप सब क्लासेस देख सकते हो, बहुत सारी इसमें सब क्लासेस देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन ओबीसी का इंट्रोड्यूस किया है बाय द रोहिणी कमीशन। ठीक है, आइए इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। द कमीशन सेटअप, इस कमीशन को क्यों बनाया गया था? टू एग्जामाइन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी जो कैटेगरी है उसके सब क्लासेस को बनाने के लिए फाइनली यहाँ पर इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया है किसे? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। 13 एक्सटेंशन, मतलब इनका जो कमीशन बना था तो इसने फर्दर एक्सटेंशन लिया, रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, फिर से एक्सटेंशन लिया, तो 13 एक्सटेंशन इन्होंने लिए। उसके बाद फाइनली 6 इयर्स के बाद रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। कमीशन को हेड कर रही थी जस्टिस जी रोहिणी, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, जो कि इस कमेटी की चेयरमैन थी। ये कमीशन 2017 में अक्टूबर में बनाया गया था अंडर द आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 340 के अंतर्गत रोहिणी कमीशन को बनाया गया था। इसका मकसद यही है कि जो 2600 इंक्लूडेड ओबीसी कैटेगरी हैं, जो आपकी सेंट्रल लिस्ट में शामिल हैं, तो उनमें से कुछ ही कैटेगरी हैं जो कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाता है। तो सारी कैटेगरी जो ओबीसी के अंदर जो सारी सब कैटेगरी या कैटेगरीज है, सभी लोगों को इसका फायदा एजुकेशन में, जॉब में नहीं मिलता। कुछ अपर क्लास, ओबीसी में भी जो अपर क्लास है या ओबीसी में भी जो बहुल है, मेजॉरिटी वाले हैं, वो ही इन सीटों का फायदा ले पाते हैं। बाकी अदर जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उन्हें जॉब में या फिर आपके एजुकेशन में इस 27% रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन का फायदा है वो ओवरऑल ओबीसी के सभी कैटेगरीज को मिले, इसलिए यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन करने की बात ओबीसी में कही जा रही है। ठीक है, सब कैटेगराइजेशन वुड इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या इसके पहले भी और कोई कमीशन या कमेटी बनाई गई है फॉर द ओबीसी? तो आंसर है यस। आपको 2 कमीशंस के बारे में पता होना चाहिए। पहला है यहाँ पे कालेलकर कमीशन। कालेलकर कमीशन को 1953 में सेटअप किया गया था। इसने बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया था और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब
की तरह अदर बैकवर्ड क्लासेस को नेशनल स्टेटस प्रोवाइड करने की बात या नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने की बात की थी। वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस अदर देन द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब एट द नेशनल लेवल। इसके अलावा मंडल कमीशन के बारे में सुना होगा। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो 1980 की रिपोर्ट है। उसमें भी यहाँ इन्होंने कहा था कि जो हमारे इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 52% ओबीसी है और यहीं से निकल के आता है 27% रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो आपको रोहिणी कमीशन पता चल गया, कालेलकर कमीशन और मंडल कमीशन, ये तीनों कमीशन रिलेटेड करते हैं ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023। इसको भी अभी पास किया गया है। आइए हम बात करेंगे। द लोकसभा पास द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। देखिएगा, पहली बार अगर हम बात करते हैं तो सभी के पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा और हमारी फैमिली में जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी हम बनवाते हैं, राइट। तो ये जो कानून बनाया गया था ना, बेसिकली 1969 में बनाया गया था और उसके बाद ये पहली बार यहाँ पे अमेंडमेंट हो रहा है। तो लोकसभा हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 विच इंट्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टूवर्ड्स डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट। अभी क्या होता है, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे का जो हॉस्पिटल में बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, एक डॉक्यूमेंट होगा आपके पास भी, या फिर हम अपने जो नगर पालिका वगैरह जाते हैं वहाँ से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के लेकर आते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। फर्दर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आप किसी जॉब में जाते हो, आप पासपोर्ट बनवाने जाते हो, तब भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में हो। तो यहाँ पे डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट को प्रमोट करने के लिए बेसिकली अमेंडमेंट बिल पास किया गया है। इसमें आप जो है वो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और ये डेटा डायरेक्टली आपके आधार कार्ड से और आपके जो पेरेंट्स हैं, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट के समय किसी बच्चे का आप लोगों ने डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनाया तो आधार कार्ड उसमें आपने पेरेंट्स का लगाया तो पेरेंट्स के डेटा के साथ ये लिंक भी हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ Act 1969 provide for the regulation and the registration of birth and death। 1969 का जो एक्ट आया था वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताता था डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट के, ठीक है। और ये जो पूरा मामला आता है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आप सभी को पता है कि जब हम शेड्यूल नंबर 7 में जाते हैं तो शेड्यूल नंबर 7 में आपको 3 लिस्ट मिलती है। कौन कौन सी है लिस्ट? यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है एंड कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जैसे कि डिफेंस का कोई मामला आ गया। स्टेट लिस्ट, स्टेट के सब्जेक्ट जो होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है, जैसे कि रोड के मामले आ गए, जमीन का मामला आ गया। वैसे ही होती है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को भी होता है और स्टेट को भी होता है, जैसे कि एजुकेशन। वैसे ही यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेशन का मामला है ये भी आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। गिविंग पावर टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट। डन है इतनी चीजें। अच्छा, इन तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं होते, मान लेते हैं आईटी पे आ गया, क्रिप्टो करेंसी पे कोई कानून बनाना है, जो कोई भी मामला इन तीनों लिस्ट में नहीं होता ना, तो उसके लिए एक अलग से लिस्ट बनाई जाती है जिसको हम रेसिडुअल लिस्ट या अवशिष्ट सूची कहते हैं, और उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। डन है। अब डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेशन की बात ये एक्ट करता है। द बिल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, जिससे एक मल्टीपल पर्पज से आपको जो डॉक्यूमेंट है वो कई सारे स्टेजेस से ना गुजरना पड़े, आपको कागजी काम ना करना पड़े और डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा आधार डिटेल, द विल प्रपोज लिंकिंग आधार डिटेल ऑफ पेरेंट्स एंड इन्फॉर्मेंट टू द बर्थ सर्टिफिकेट, पहली चीज़। इसके अलावा गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं चलती हैं, आपका राशन कार्ड हो गया या आपका दूसरी और जो सर्विसेज हो गए उसमें भी ये फ़ायदा होगा और एक सेंट्रलाइज डेटाबेस तैयार हो जाएगा और पूरा एक डेटा अप टू डेट रहेगा और मैनेज कर सकेगा बर्थ एंड डेथ रेट इन इंडिया। इसके अलावा ये पूरा डेटा जो है वो आपके नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब आपका एनपीआर से भी एसोसिएट हो जाएगा, उससे को भी ये अपडेट कर देगा। तो काफ़ी फायदे हो जाएंगे अगर ये पोर्टल लॉन्च होकर सही तरीके से काम कर लेता है। नेक्स्ट है स्टडी इन इंडिया। एक और पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया जिसका नाम है SII। इसका मतलब क्या है? स्टडी इन इंडिया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, धर्मेंद्र प्रधान,
जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, मतलब एक शिक्षा मंत्री हैं और एक विदेश मामलों के मंत्री हैं। दोनों ने मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया पोर्टल, SII पोर्टल। बेसिकली कोई विदेशी बच्चा है, कोई फॉरेनर है, वो भारत में आके पढ़ाई करना चाहता है, हायर एजुकेशन करना चाहता है, बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो पूरा एक इजी प्रोसेस हो, उसको आसानी से उसका जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी काफ़ी आसान हो जाए और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि भारत में आके स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। तो रिसर्च सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया पोर्टल, जिसका नाम है SII पोर्टल। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Education Minister Dharmendra Pradhan and External Affairs Minister S. Jaishankar jointly launched Study in India portal in New Delhi to simplify international student academic journey in India. It will present information about the academic facility, research support, and provide a one-stop solution for the student registration and the visa application process. Done? Next. राजमार्ग यात्रा, ये भी बहुत शानदार सा एप्लीकेशन आया है मार्केट में। ये आपका प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड पे भी चलेगा, iOS पे भी चलेगा। इसका नाम है राजमार्ग यात्रा। राजमार्ग का मतलब होता है नेशनल हाईवे। हम लोग जब कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं या विद इन द स्टेट हम विजिट करते हैं तो हम कई सारे नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से गुजरते हैं। तो क्यों ना आप किसी नेशनल हाईवे पे जा रहे हो और कोई इंजरी हो गई तो आपको पता हो कि नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, या आपको वेदर फॉरकास्टिंग की इन्फॉर्मेशन हो, या फिर आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी दूरी पे पेट्रोल पंप है जहाँ से आप फ्यूल को रिफिल करा सकें, एटसेट्रा। तो ये सारी एप्लीकेशन, ये सारी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा। और ये राजमार्ग यात्रा जो एप्लीकेशन है वो इंटीग्रेट होगा किसके साथ? फास्टैग के साथ। ठीक है, तो आइए हम पूरी बात करेंगे। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है राजमार्ग यात्रा, अ सिटीजन सेंट्रिक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। एक सीमलेस यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस है हाईवे यूजर्स के लिए। ये इंडियन नेशनल हाईवे के बारे में इंफॉर्मेशन देगा ट्रैवलर्स को, इसके अलावा रियल टाइम वेदर अपडेट देगा, फॉरकास्टिंग करेगा और डिटेल देगा अबाउट द नियरेस्ट टोल प्लाजा, पेट्रोल स्टेशन एंड द हॉस्पिटल। और ये जो राजमार्ग यात्रा ऐप है वो इंटीग्रेट होगा फास्टैग सर्विसेज के साथ, मेकिंग इट इवन मोर वर्सटाइल फॉर यूजर। क्लियर है? तो किसने लॉन्च किया है राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन? तो आंसर हो जाएगा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला जो बिल आया है वो हम देखेंगे, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। बेसिकली माइंस एंड मिनरल जो बिल है वो 1957 का है, उसमें ही ये अमेंडमेंट किया गया है। तो 1957 के बिल में अब यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया जिसका नया नाम हो गया है द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। क्लियर है? अब इस बिल में क्या बात की गई है? तो इस बिल में जो लाइसेंस प्रोसेस होती है ना, माइनिंग करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो माइनिंग प्रोसेस के जो लाइसेंस है उसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की गई है। अभी जैसे कि बड़ी बड़ी माइंस है, गोल्ड की, कॉपर की, सिल्वर की जो माइनिंग हो रही है, तो कोई ऐसे मतलब जो स्टेट ओन एजेंसीज होती हैं वो ही माइनिंग करती है। कोई प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ाना है और स्टेट गवर्नमेंट होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो अगर उनके पास जो माइन है तो उन माइन का वो ऑक्शन भी कर सकती है लीज पे, या पट्टा बोलते हैं ना, पट्टे पे अपनी माइंस को दे सकती है कि तुमको 2 साल का 10 साल का पट्टा दिया, तुम इसमें मिनरल्स को निकालो, एटसेट्रा। तो इस तरीके से लीजिंग प्रोसेस है, लाइसेंस की जो प्रोसेस है उसको आसान यहाँ पे करने की बात इस बिल में कही गई है। The bill will have provision for an exploration license. As per the bill, the exploration license will be released for the 29 minerals. कितने मिनरल्स के लिए यहाँ पे लाइसेंस रिलीज किया जाएगा? 29 मिनरल्स के लिए, जिसमें कोबाल्ट, निकल, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एटसेट्रा शामिल है। ठीक है, खास बात यहाँ पे है, पहला जो बिल था 1957 वाला, उसमें केवल ओनली स्टेट एजेंसीज जो थी वो एटॉमिक मिनरल्स जो होते हैं जिनका यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी में करते हैं, तो उनका जो माइनिंग करते सकते थे वो केवल और केवल स्टेट एजेंसी ही कर सकती थी, जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, फिर टाइटेनियम है, जर्कोनियम है। लेकिन अब यहाँ पे इस बिल में कहा है कि जो 6 ऐसे एटॉमिक मिनरल्स है आउट ऑफ 12, 6 ऐसे एटॉमिक मिनरल्स है जिनके लिए यहाँ पे लीज पे या पट्टे पे या ऑक्शन के जरिए प्राइवेट पार्टनर्स भी यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे बोली गई है। क्लियर? तो ये आपको ये 6 मिनरल्स के नाम याद रखने हैं और ये 6 मिनरल्स हैं जिनके लिए
लाइसेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट है वीज़ा। जब हम किसी कंट्री की विजिट करते हैं, किसी कंट्री की यात्रा पे जाते हैं, तो हमें वीज़ा की ज़रूरत होती है, चाहे वो एजुकेशन वीज़ा हो या फिर आपका वर्किंग वीज़ा हो, आप किसी दूसरी कंट्री में जॉब करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है आयुष वीज़ा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि योगा से, आयुष से, मतलब आपका जो होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, टेलीपैथी, उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं और वो अपना ट्रीटमेंट इन मेथड्स के ज़रिए कराना चाहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी तो भारत के पास है, भारत तो ऑलरेडी आयुर्वेदा में बहुत आगे है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई कैटेगरी वीज़ा की शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीज़ा। ठीक है, तो आयुष वीज़ा के ज़रिए जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी कंट्री में आके आयुष की मदद से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस आयुष वीज़ा कैटेगरी फॉर द फॉरेन नेशनल्स कमिंग टू इंडिया फॉर आयुष थेरेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात कही है। ठीक है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी फॉरेन के नेशनल्स को और वो आके आयुष सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत योगा वगैरह के जरिए अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आयुष वीज़ा है वो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा चैप्टर 11A, जो कि चैप्टर 11 मेडिकल वीज़ा है। मेडिकल वीज़ा के अलावा एक और पेज ऐड किया जाएगा जिसका नाम होगा आयुष वीज़ा। बेसिकली अनाउंसमेंट पहली बार नहीं हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आयुष थेरेपी ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट जो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ था 2022 में, उसमें ये अनाउंसमेंट की थी कि हम बहुत जल्दी आयुष वीज़ा को लॉन्च करेंगे। इट विल बूस्ट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इन इंडिया। तो कब अनाउंसमेंट किया गया था? 2022 में अनाउंसमेंट किया गया था। नेक्स्ट, ये है जल बोट, ये है जलदूत। ठीक है, इसका काम क्या है? ये ऐसे तालाबों में घूमता है और जो भी यहाँ पे कचरा होता है उसको ये कलेक्ट करने का काम करता है। इतना सा इसका काम है। आइए हम बात कर लेते हैं जल दोस्त। जल दोस्त एयर बोट, जल दोस्त है, मैंने दूध बोला था ना, जल दोस्त है ये हमारा दोस्त, जल दोस्त एयर बोट। ठीक है, बेसिकली नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL। अब NAL बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, CSIR क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक बॉडी है जिसको 1959 में सेटअप किया गया था। ये R&D करने का काम करती है, सिविल सेक्टर में ये इनोवेशन का काम करती है और हमारे एविएशन सेक्टर को, एरोस्पेस सेक्टर को भी काफ़ी बूस्ट देने का काम ही करती है। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने जल दोस्त एयर बोट को लॉन्च किया है। इसके 2 वेरिएंट को लॉन्च किया है। पहला है जल दोस्त मार्क 1 और इसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसका नाम है जल दोस्त मार्क 2। ठीक है, इसका काम क्या होगा? एक एयरबोट है जो कि पानी में ऑपरेट होता है और एक्सेसिव जो कि फ्लोटिंग वेस्ट है वाटर बॉडीज में, जो वीड है, उसको कलेक्ट करने का काम ये करता है। उसको एक कलेक्ट करेगा, कन्वेयर बेल्ट पे सारा कचरा आएगा, उसको बाहर डंप करेगा, वापस से पानी में आएगा और फिर वापस से कलेक्ट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से ये जल दोस्त एयरबोट काम करता है। इसको लॉन्च किसने किया है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने किया है। पायलट बेसिस पे ऑलरेडी बेंगलुरु की कुछ लेक्स में ये जल दोस्त काम कर रहा था। नेक्स्ट है, अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज के बारे में बताया था, फाल्कन शील्ड एक्सरसाइज, याद आया? चाइना और UAE के बीच में आ रही थी। अब यहाँ पर एक और ऐसी ही एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है रशिया बाल्टिक सी में, जिसका नाम है ओशियन शील्ड 2023। ओके, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाल्टिक सी कहाँ पर है। तो ये देखेंगे यहाँ पर, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा और ये जो कंट्रीज दिख रही हैं बाल्टिक नेशन कहलाते हैं। तो रशिया कर रहा है ओशियन शील्ड एक्सरसाइज कहाँ पर? बाल्टिक सी में, अपने नेवल फोर्सेस के साथ। अपने नेवल फोर्सेस के साथ यहाँ पर ये अपनी एक्सरसाइज को रन कर रहा है। क्यों रन कर रहा है? क्योंकि जिससे आने वाले समय में कंपनी के इंटरेस्ट में नेवल फोर्सेस उसकी काम कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी ये बैटल फील्ड में तो है ही, क्रीमिया पे कब्जा करके रखा ही हुआ है। तो नेवल फील्ड जो है, नेवल जो इसके मतलब कह सकते हैं डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट है, फोर्सेस हैं, उनको रेडी कर रहा है अपकमिंग इंटरेस्ट के लिए, क्रिटिकल एरिया में काम करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट न्यूज़ है ये आज की, उसके बाद शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ डेट फॉर नेचर स्वैप के बारे में। अब ये क्या कहानी है?
पहले इस कहानी को समझते हैं न्यूज़ को समझने से पहले। ये जो कॉन्सेप्ट है डेट फॉर नेचर स्वैप, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था गॉड फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के गॉड फादर कौन है? थॉमस लॉवजॉय। उन्होंने 1980s में इस कॉन्सेप्ट को रखा था। बेसिकली होता क्या है, जो अमीर कंट्रीज हैं, मतलब जो आपकी डेवलप्ड नेशन है, उनके पास तो बहुत पैसा है और वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो उन पे काफ़ी खर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन जो पुअर कंट्री हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक्स्ट्रा फंड दे सकें बायोडाइवर्सिटी या क्लाइमेट चेंज के लिए, राइट। और बेसिकली जो पुअर कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो तो ऑलरेडी कई सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज से उन्होंने लोन लिया रहता है, उन पे काफ़ी डेट ऑलरेडी रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य यही था कि अगर कोई कंट्री है और बायोडाइवर्सिटी को उसको खतरा है, क्लाइमेट चेंज का खतरा है उसके कोस्टल एरिया में या उसकी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है ऐसा कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए, तो उनके ऊपर जो डेट है, जो उन्होंने दूसरे देशों से लोन लेके रखा हुआ है, तो वो डेट जो है वो फॉरगिवन किया जा सकता है। लेकिन जितना डेट हमने आपको फॉरगिवन किया है, जो माफ़ी की है, आप उतने पैसों का यूज़ अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में आप उस पैसे को खर्च करोगे। ये कहलाता है आपका डेट फॉर नेचर स्वैप। और ऐसा करने वाला पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया है गैबॉन। तो विच इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू इनिशिएट अ डेट फॉर नेचर स्वैप। तो प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया? तो गैबॉन बन गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डेट फॉर नेचर स्वैप। ठीक है, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बेसिकली होता है in which a portion of a developing nation's foreign debt is the forgiven in exchange for local investment in the environment conservation measure। ठीक है, अब अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहले पर्सन है यहाँ पे राजीव गावा। तो राजीव गावा जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सचिव है, और इनके टेन्योर को फर्दर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है S&P ग्लोबल एंड रिसर्च एंड एनालिटिक्स फर्म ने बताया है कि भारत की जो GDP ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 24 से लेके फाइनेंशियल ईयर 31 तक कांस्टेंट रहने वाली है, एवरेज रहने वाली है 6.7%। नेक्स्ट है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। उन्होंने टर्की को इनविटेशन भेजा है कि आओ और ज्वाइन करो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पहले भी आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और अब यहाँ पे पाकिस्तान ने इनविटेशन भेजा है टर्की को इस कॉरिडोर को, चाइना मतलब CPEC को ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, डॉज कॉइन के बारे में सुना होगा। ये सब क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। तो एक और यहाँ पर नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है OpenAI ने, जिसका नाम है वर्ल्ड कॉइन। ये इस तरीके से सिंबल है। ये हमारे आईज में जो आयरिश है, रेटिना है, उसको स्कैन करके ये बेसिकली काम करता है। और OpenAI के जो CEO हैं सैम ऑल्टमैन, ये आपको जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ये OpenAI के CEO हैं, और इन्होंने ही वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट या क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया है। तो वर्ल्ड कॉइन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट है OpenAI का। डन। अंत में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है Who has been honored with a Global Visionary Entrepreneur Award 2023? तो आंसर हो जाएगा दीपक शिनॉय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डियागो गॉडिन, जो कि रिटायर हो गए हैं। ये किस स्पोर्ट से थे? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉलर थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे टाइगर स्टेट 785 टाइगर्स के साथ कौन बन गया है? तो MP बन गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने किसके साथ मिलकर एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक इंट्रोड्यूस किया? आंसर हो जाएगा अक्षय एयरलाइंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं बात कर रही हूँ एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है PM कुसुम, मतलब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बताया है कि PM कुसुम जो स्कीम है उससे जून 2023 तक 2.46 लाख जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट हुआ है। ठीक है, अब आपके लिए ये डेटा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस बता रही हूँ मैं कि न्यूज़ में क्यों है। आपके लिए 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है कि PM कुसुम जो स्कीम है उसका पूरा नाम क्या है और इस स्कीम को किस ईयर में लॉन्च किया गया था, 17, 18, 19 या 20। तो आप मुझे बताना कि PM कुसुम जो स्कीम है उसे कब लॉन्च किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
बाकी सारी बातें हम कल के वीडियो में करेंगे, कल भी काफ़ी कुछ रहने वाला है डिस्कशन के लिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।